नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके आपके पोर्टफोलियो बनाने में। कोई भी सवाल आपके पास है, किसी भी तरीके का सवाल है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से लेकर, आपके पोर्टफोलियो से लेकर, आपके गोल से लेकर, तो आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे, इस शो को देख भी सकते हैं। #आस्काबाज योरमनी लिखकर अपने सवाल भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश बनी हुई है। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड होता क्या है, डिविडेंड यील्ड के से जुड़े हुए या रिलेटेड फंड्स भी मार्केट में मौजूद हैं, उनकी क्या रेलेवेंस है, कितने तरीके के डिविडेंड यील्ड्स होते हैं, क्या है फ़ायदे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रतिभा जी ये समझकर। पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है। जैसे हम जानते हैं, हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो प्योर स्टॉक में तो उनका मार्केट प्राइस ऊपर जाने से हमें कुछ गेन्स मिलता है। उसके अलावा डिविडेंड भी मिल सकता है। ये डिविडेंड होता क्या है, जब कंपनियां प्रॉफिट्स बनाती हैं तो एक हिस्सा प्रॉफिट का वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं डिविडेंड। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बहुत सारे ऐसे ग्रोथ कंपनीज है जो वो फेज में है, जो प्रॉफिट्स आते हैं उसी को री इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और कुछ बड़े बड़े कंपनियां ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर साल वो डिविडेंड्स देते हैं, मतलब हिस्सा, अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटते हैं। ये डिविडेंड यील्ड होता क्या है, जो डिविडेंड, मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक आपके पास है और वो स्टॉक ने अगर आपको 4 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड हो गया 4%। ओके, तो डिविडेंड यील्ड और स्टॉक प्राइस का इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे स्टॉक प्राइस घटता है तो डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है और रिवर्स होता है। तो कोई कोई स्टॉक प्राइसेस कभी भी वॉलेटाइल रहते हैं, ऊपर नीचे गिरावट तो होती ही है। जब गिरावट होती है तभी भी बड़े बड़े कंपनियां कुछ अच्छे खासे डिविडेंड्स देते हैं, तो वो एक तसल्ली होती है। हाँ, कैपिटल गेन्स नहीं हो रहे हैं लेकिन एटलीस्ट डिविडेंड का पैसा तो आ रहा है, कुछ तो रिटर्न्स बन रहा है। नॉर्मली जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लोग डिविडेंड डील कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उनको ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, कम से कम डिविडेंड तो आ जाए, इसलिए डिविडेंड डील में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। अच्छा, फिर अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं, क्या ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड देती हैं, किस तरीके की कंपनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड रिटर्न देती हैं, और डिविडेंड यील्ड्स की बात करें तो कितने तरीके के डिविडेंड यील्ड्स यूजुअली होते हैं। तो डिविडेंड का स्टॉक्स हमें खरीदना है तो डिविडेंड हमें डायरेक्टली आएगा। तो यही एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है जो इक्विटी फंड्स, मतलब 65% इक्विटी फंड्स है, 65% इक्विटी होल्ड करते हैं। ये उन स्टॉक्स को चुनते हैं जहां पे ट्रैक रिकॉर्ड है कि हिस्टोरिकली वो अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। तो कौन से टाइप का कंपनी देते हैं, ये बहुत लार्ज कंपनीज जो है वो नॉर्मली डिविडेंड्स देते हैं और कंसिस्टेंटली देते आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसमें एक स्टेबिलिटी मिल जाता है। डिविडेंड स्टेबल कंपनी से देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज देते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी डिविडेंड देते हैं। और ये एक बार नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि एक रेयर अकरेंस है कि एक बार दे दिया, एक साल दे दिया और बार बार नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं। ये मतलब गारंटीड नहीं है कि हर साल कंपनी को देना है। अगर उनके पास कोई चॉइस है कि वो डिप्लॉय कर सके तो डिप्लॉय करेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है कि साल ब 10 साल वो देते रहते हैं डिविडेंड्स, और इन कंपनीज में डिविडेंड यील्ड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर हम करेंगे तो हमें एक ऑप्शन भी मिलता है कि हमें अगर इनकम की जरूरत नहीं है तो हम डिविडेंड ना लें। डिविडेंड डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड आएगा हमारे पास और वो खर्च हो जाएगा। अगर उसको ग्रोथ ऑप्शन वाले फंड्स में लेंगे तो उसका भी ग्रोथ होगा। तो ये एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप डिविडेंड यील्ड वाले फंड्स में लें और उसका ग्रोथ भी हो जाए। ओके। अच्छा, अगर इस तरीके के फंड्स लेते भी हैं तो कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा सूट करते हैं, या फिर किस तरीके के इन्वेस्टर्स यहाँ इंटरेस्ट ले सकते हैं, प्लस क्या डिविडेंड यील्ड फंड से रेगुलर इनकम भी होती है।
देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड्स में ग्रोथ ऑप्शन भी है। इसका मतलब है कि अगर आपको इनकम की जरूरत नहीं है, वैसे भी डिविडेंड यील्ड वाला फंड्स लेते हैं, इसके लिए डिविडेंड लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी टैक्स अच्छा नहीं है टैक्स का। जैसे आपको डिविडेंड आता है, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो, म्यूचुअल फंड के जरिए है, चाहे वो स्टॉक के जरिए है, आपको टैक्स लग जाएगा स्लैब के हिसाब से। लेकिन लास्ट ईयर जो है, टैक्स न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अप टू 12 लाख जिनका इनकम नहीं है, उनका मतलब उनको टैक्स नहीं लगना है। तो अगर जरूरत है तो ले सकते हैं, बट SWP इज अ बेटर ऑप्शन। जब आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है तो SWP इज अ बेटर ऑप्शन। कौन से टाइप का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहिए? जो एकदम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और जिनको उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, उनको चाहिए थोड़ा स्टेबल। भले मार्केट में मतलब प्राइस टूट रहे हैं, लेकिन डिविडेंड तो आ रहा है, कम से कम कुछ तो रिटर्न आ रहा है। उन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जैसे उनके लिए डिविडेंड यील्ड फंड में भी अ गुड आइडिया। वैसे अगर आप देखेंगे तो डिवर्सिफाइड फंड्स अगर आप लेंगे फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरी में, उनमें भी अच्छा रिटर्न्स आता है। लेकिन वॉलेटिलिटी कम रखने के लिए स्टेबल इन्वेस्टर्स, जिसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, वैसे वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है। और क्या टैक्स लगेगा अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में लेंगे, मतलब आप डिविडेंड नहीं ले रहे, एक इनकम का हिस्सा डिविडेंड से आ रहा है, लेकिन आप अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, 12.5% कैपिटल गेन्स लगेगा, और वो भी अप टू 1.25 लाख आपके लिए पर ईयर एग्जाम्पशन मिलता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया और तुरंत मतलब 1 ईयर के अंदर अगर आप बेच देंगे तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। लेकिन आमतौर पे जो इक्विटी इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म ही होता है, 1 ईयर के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो, एंड डेफिनेटली अगर आपको जरूरत नहीं है तो यू शुड कीप इट इन ग्रोथ ऑप्शन। और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहती हैं अगर हमें इस तरीके के फंड से डिविडेंड इनकम होती है तो? या फिर डिडक्शन किस तरीके के होते हैं डिविडेंड इनकम पर? TDS इम्प्लीकेशंस किस तरीके के होते हैं, प्लीज़ बताइए। टैक्स इम्प्लीकेशन जैसे मैंने बताया, अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन में ले लिया तो सिंपल कोई और फंड के जैसा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लगना है। लेकिन आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया, मतलब जैसे डिविडेंड आपको आता है वैसे ऑप्शन लिया, तो आपका इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप हाई टैक्स स्लैब में है तो डेफिनेटली ये डिविडेंड वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में है, 30% टैक्स स्लैब में है, तो आपके डिविडेंड जो इनकम आ रहा है उस पर 30% टैक्स लगना है। इससे बेटर कि आप ग्रोथ ऑप्शन में ले लें और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है 12.5% से करें। लेकिन जिसका कोई इनकम नहीं है, जो रिटायर्ड है, अगर उन्होंने डिविडेंड यील्ड भी ऑप्ट किया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका इनकम नहीं है या 12 लाख से कम इनकम है और न्यू टैक्स रिजीम में है, तो उनको टैक्स नहीं लगना है वो डिविडेंड इनकम पे। लेकिन एक बार जरूर याद रखिए, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ता जाएगा। आप डिविडेंड निकालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको आएगा और वो खर्च होता जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो डेफिनेटली डिविडेंड लीजिए। और ये इसमें TDS जो है, जैसे डिविडेंड नॉर्मल स्टॉक्स में लेते तो क्या होता है, TDS लगता है, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रहते हैं उनके लिए टैक्स लगता है, NRIs के लिए भी टैक्स TDS लगता है। बट हम तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में डिविडेंड यील्ड ऑप्शन का भी, आप डिविडेंड यील्ड फंड्स भी लेते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन में लीजिए। ओके, चलिए, डिविडेंड से जुड़े हर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश यहाँ पर प्रतिभा जी ने की है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई इंटरेस्ट हो आपका, कोई भी सवाल हो, अगर कोई क्लैरिटी ना मिली हो तो आप डेफिनेटली अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। बात करते हैं चलिए व्यूअर्स के साथ। शैलेंद्र पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है वाराणसी से। शैलेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो, बताइए हेलो। क्या सवाल है आपका शैलेंद्र जी? जी मैम, 12,000 रुपया मंथली हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मेरा 4 से 5 पोर्टफोलियो है और मेरे पास 11.5 लाख पर लमसम हो गया है, और मेरा टारगेट करीब 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए का ये टारगेट हुआ है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है मैम, तो ये इसमें 1.5 रुपया के लमसम हम इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं 20 साल में? पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। 12,000 की मंथली SIP है। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है शैलेंद्र जी भी आपकी? पोर्टफोलियो की वैल्यू इस समय अभी मैं पिछले 5 साल से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा इसमें कॉर्पस 11 लाख 26,000 30,000 लमसम बना हुआ है। ओके, 11-11.5 लाख का पोर्टफोलियो है। 20 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स कौन से हैं? कोटक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, HDFC डिफेंस, एक्सिस मिड कैप, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप। इन सभी में 2,000 रुपये महीना,
1000 रुपीज ईच है। कैनरा बैंक स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 40,000 लमसम है। सजेशंस प्रतिभा जी बताइए। आपके जो है आज की तारीख में इकट्ठा हो गया 11 लाख, ये तो अगर 20 साल का टाइम मिल जाए 11 लाख के लिए, ये तो मैजिकल हो जाता है। आपने बताया आपका टारगेट है 1.5 करोड़, सिर्फ ये लमसम 11.18 लैक्स जो है वो 1 करोड़ तक बन जाएगा 20 इयर्स में, अगर वो बने रहेंगे तो। और जो सिप है आप 12,000 का कर रहे हो, तो उसमें बन जाएगा आपका 1.18 करोड़। तो टोटल आपका आपके टारगेट से ज्यादा हो जाएगा, 2.26 बन जाएगा लमसम और सिप मिला के। अगर यही चीज अगर 12,000 के बजाय आप 10% स्टेप अप करते जाते हो, तो सिप का वैल्यू सिर्फ 2.23 होगा और टोटल वैल्यू 3.31 होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो सिर्फ 1.5 इकट्ठा करना था, तो आप क्यों स्टेप अप की बात कर रहे हो? इसलिए क्योंकि आप आज की तारीख का 1.5 उस टाइम में कम मायना रखता है, तो इसलिए आपको बड़ा रकम इकट्ठा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आपका एसेट एलोकेशन जो है सिर्फ 30% इन फेवर ऑफ लार्ज कैप है, 46% मिड कैप और 23% स्मॉल कैप फंड्स में है। तो ये जो 30% लार्ज कैप में है तो बहुत कम मात्रा में है। आमतौर पे थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए आपको जरूरत है कि अप टू 60% अगर आप लार्ज कैप में रखेंगे तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, 46% मिड कैप भी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। मिड कैप को कम करें और लार्ज कैप में बढ़ा दीजिए। फिर आप अगर ऐड कर रहे हैं फंड्स, तो अपने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप आपके पास ऑलरेडी है, कोटक का फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड्स है। तो मिड कैप का जो आप मात्रा कम कर रहे हैं, जितना अमाउंट, वो इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि आपका बैलेंस सा पोर्टफोलियो हो जाए और उतार चढ़ाव की ज्यादा आपको फर्क ना पड़े। ओके, तो नए फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग फंड्स में बदलाव कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर आप कम करें। तो यानी आप मिड कैप्स का अगर करंट एक्सपोजर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपके पास है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, तो आप इनमें से कोई एक फंड छोड़कर दूसरे फंड में डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कोटक स्मॉल कैप में आपके 2,000 रुपये चल रहे हैं, तो आप एज इट इज कर सकते हो। मिड कैप में आपके पास एक एक्सिस मिड कैप भी है, तो ये आपको थोड़े से बदलाव करने हैं। बाकी इन्वेस्टेड रहिए। रही बात गोल की, 1.5 करोड़ का आपका लक्ष्य है, लेकिन अगर आप 20 साल का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो 1.5 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाएंगे तो 3.25 साढ़े 3 करोड़ की राशि भी आप जमा कर पाएंगे। तनुज हैं गुजरात से सवाल पूछने के लिए। तनुज नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरी करंटली मंथली एसआईपी इज ऑफ अराउंड 85,500 एंड मैं 15,000 से अपनी एसआईपीज बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू इज अराउंड 45 लाख रुपीज एंड मेरा टाइम होराइजन है 9 इयर्स का। रिक्वेस्ट है आप मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें और मुझे गाइड करें। ओके, तो 85,500 की इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं, एक्टिव एसआईपीज है। 15,000 पर मंथ ऐड करने, टोटल एसआईपी अमाउंट 1 लाख पर मंथ का हो जाएगा। 9 इयर्स का होराइजन है। कौन से फंड्स हैं? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 20,000 पर मंथ, 15,500 हैं, 15,500 है एसबीआई कॉन्ट्रा में, 15,000 एचडीएफसी रिटायरमेंट, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में 11,000, 7,500 मेरे लार्ज मिड कैप, 7,500 एक्सेस गोल्ड फंड, एचडीएफसी मिड कैप में 4,000, 3,000 एसबीआई ब्लू चिप में, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,000। बताइए सजेशंस। आपका जो फंड सिलेक्शन है ये काफी अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड भी है। नॉर्मली हम इतना डाइवर्सिफाइड फंड्स नहीं देखते हैं। लार्ज कैप में 55% है, मिड कैप में 20% है, स्मॉल कैप में 12% है, थोड़ा बहुत डेट और गोल्ड भी है, सब मिला के 100% बनता है। तो वेल डाइवर्सिफाइड है और गुड फंड सिलेक्शन भी है। जो आप ऐड करना चाहते हैं ना, तो आपके एग्जिस्टिंग फंड में ऐड कर सकते हो। जो 15,000 आप ऐड करना चाहते हो, आपके पास एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। इसी में इक्वल प्रोपोर्शन में आप ऐड कर सकते हो। ये 15,000 का 7,500 बढ़ा देंगे तो आपका बैलेंस भी बना रहेगा, ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं रहेगा। जहां तक आपका कॉर्पस है, आपका अच्छा खासा रकम आप एसआईपी कर रहे हो, लेकिन आपने बताया कि सिर्फ 9 इयर्स के लिए करने वाले हो। तो 9 इयर्स में आपका जो सिप का वैल्यू है वो बन जाएगा 1.92 करोड़। यही चीज अगर आप स्टेप अप करोगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ 9 इयर्स है, तो ये 2.12 करोड़ तक बन जाएगा। फिर भी हम बताते हैं कि आप स्टेप अप करते रहो, क्योंकि इनकम तो बढ़ता है, अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपने 45 लाख सेपरेटली बताया, वो लमसम भी बढ़ेगा तो आपका
टारगेट क्या है आपने नहीं बताया, 1.92 करोड़ तक तो नॉर्मल सिप से ही बन जाएगा। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके लिए क्लियरली है, आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, वेल डाइवर्सिफाइड है। आपको जो 15,000 एडिशनल डिप्लॉय भी करनी है तो एग्जिस्टिंग 2 फंड्स में कीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोई चेंजेस सजेस्ट नहीं किए गए हैं। रही बात गोल की, 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 ईयर्स में, और बने रहिए इसी पोर्टफोलियो में, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। सचिन ने अगला सवाल भेजा है पूरे से ईमेल के थ्रू। 35 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी 8,000 पर मंथ की, सालाना 20% का स्टेप अप भी ये कर रहेंगे। बेटी की शादी और रिटायरमेंट का लक्ष्य है, 15 साल में कितना कॉर्पस और एक 25 ईयर्स में, यानी 2 गोल्स हैं, एक 15 साल और एक 25 साल। फंड्स कौन से हैं? आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतेरो सॉलमेट कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। बताइए सजेशंस। दीपाली जी, बहुत सारे फंड्स ऐसे देखते हैं हम लोग जो कैप ले लेते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप लेते हैं और एक मिड और स्मॉल, तो हमें लगता है हमने सारे कैटेगरी लिए हैं और ज्यादा लार्ज और फ्लेक्सी कैप में डाला है तो हमारा काफी बैलेंस सा ही होगा। लेकिन फंड सिलेक्शन अच्छे होने के बावजूद ये स्प्लिट जो है इट्स इक्वली स्प्लिट बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि 60% आपका मिड और स्मॉल कैप में है और सिर्फ 40% लार्ज कैप में है। आज के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म अगर वॉलिटिलिटी कम करना है उसके हिसाब से भी जरूरी है कि उल्टा हो, 60% लार्ज कैप और 40% मिड और स्मॉल कैप, ताकि वॉलिटिलिटी का ज्यादा असर नहीं पड़े। तो अगर आप ऐड कर रहे हैं कुछ पोर्टफोलियो में तो आप लार्ज और फ्लेक्सी कैप में बढ़ाइए, इक्वल अमाउंट डालने से नहीं होगा। इंक्रीज एलोकेशन टू फ्लेक्सी कैप। अगर लार्ज कैप, इसका मतलब नहीं कि आप प्योर लार्ज कैप ले लें, आप फ्लेक्सी कैप के जरिए भी लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। जहां तक आपका लक्ष्य का सवाल है कि आप 15 ईयर्स के लिए भी आपको पता करना है कि कितना कॉर्पस बनेगा और 25 ईयर्स के लिए भी कितना कॉर्पस बनेगा। तो जो नॉर्मल सिर्फ 8,000 रुपए का कर रहे हैं उससे आपका बन जाएगा 37 लैक्स, लेकिन आपने तो क्लियरली 37,71 आपका बन जाएगा सिर्फ नॉर्मल सिप से। लेकिन आपने तो क्लियरली बताया कि 20% का स्टेप अप करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। 20% काफी बड़ा रकम है। जैसे जैसे रकम बढ़ता है उसको 20% से बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बड़ा रकम बन सकता है। 15 ईयर्स में आपका बन जाएगा 1.26 करोड़ अगर आप 20% से स्टेप अप करते हैं। और यही चीज 25 साल में आप नॉर्मल सिप करेंगे तो 1.34 करोड़ होगा और आप स्टेप अप करोगे तो 10 करोड़ तक बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 20% आप बढ़ाते रहेंगे तो आप इन्वेस्ट भी ज्यादा करोगे। इसी अगर आप स्टेप अप करेंगे तो 15 ईयर्स में बनेगा 66 लाख और 25 ईयर्स में बनेगा 3.14 करोड़। ओके, चलिए, तो ये रहा क्लियरली आपके लिए सजेशन। आज इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, जितनी भी क्वेरीज आई सब बढ़िया पोर्टफोलियो से, कोई खास बदलाव रिकमेंडेड नहीं थे। और सिमिलर स्ट्रैटेजी सचिन के लिए भी, जैसे बताया, इन्वेस्टेड रहिए अपने फंड्स में, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ाएं एलोकेशन आप, तो फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश बढ़ा सकते हैं। 15 ईयर्स में 37 लाख का कॉर्पस आपको मिलेगा, 10% स्टेप करेंगे तो 66 लाख। वहीं अगर आपके गोल की बात करें 25 ईयर्स में, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। स्टेप अप करेंगे तो 10 करोड़ भी ये राशि हो सकती है 25 सालों में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और सवाल है दिनेश का, इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है। 41 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी 15,000 पर मंथ की, 10 ईयर्स में कितना कॉर्पस होगा जानना चाहते हैं और 10 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से फंड चॉइसेस कैसी हैं। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। एचडीएफसी मिड कैप में 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ डीएसपी लार्ज कैप में, कोटक ब्लू चिप में 2,000 पर मंथ, 1,000 ईच है कोटक ब्लू चिप में। तो क्या सजेशन के पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? दीपाली जी, जैसे आपने कहा आज अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज ही आ रहे हैं और काफी सारे वेल बैलेंस्ड भी पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। ये एकदम आइडियल एसेट एलोकेशन है। 58% लार्ज कैप में है, 29% मिड कैप में है, 13% स्मॉल कैप में है। तो कैप मार्केट कैप वाइज भी कुछ उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट्स क्वाइट बैलेंस्ड। जैसे उन्होंने बताया कि उनका कॉर्पस कितना बनना चाहिए, तो वो बता रहे थे कि 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 14,000 का एसआईपी है आज की तारीख में। ये जो 14,000 10 ईयर्स तक नॉर्मल एसआईपी, मतलब वही अमाउंट का एसआईपी करते रहेंगे तो 31 लाख बन जाएगा।
और यही चीज अगर वो 10% से स्टेप अप करेंगे, बिकॉज 10 ईयर्स है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है, 45 लाख 45.76 लाख टू बी प्रिसाइज बन जाएगा। तो हमारा तो यही हमेशा हम यही बताते हैं कि स्टेप अप करते रहिए, भले 10 ईयर्स 12 ईयर्स जितना भी कम समय है तो भी स्टेप अप करते रहिए। उसमें दो फायदा होता है, एक तो आपका कॉर्पस काफी बढ़ जाता है, वैसे 15 लाख ज्यादा नहीं लगता बट इट्स 50% मोर। और नंबर 2 आपका खर्चा नहीं बढ़ता। जैसे अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे तो आपने तो टिक मार्क एक्टिविटी कर दिया कि हाँ हमारा एसआईपी चालू है और अच्छे मार्केट कैप में भी है, बैलेंस्ड भी है, तो आप नहीं बढ़ाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और कॉर्पस जितना भी बने वो खर्चे के हिसाब से बनना चाहिए। ओके अच्छा, इन केस इन फ्यूचर अगर ये एलोकेशन बढ़ाना चाहें तो इन्हीं फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाएं या कोई नई कैटेगरी भी ऐड हो सकती है प्रतिभा जी? ये उनका एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, और एक ब्लू चिप दैट इज आल्सो लार्ज कैप फंड। तो इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं, फंड सिलेक्शन भी उनका अच्छा है, और यही मात्रा में अगर करेंगे जैसे उन्होंने ऑलरेडी किया है, 58% उनका लार्ज कैप में है, तो जितना भी करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप के जरिए करेंगे। तो फ्लेक्सी कैप आज की तारीख में क्या है, नॉट लाइक प्रीवियसली जो फ्लेक्सी कैप इज नो नाम के लिए फ्लेक्सी कैप है और बहुत सारा लार्ज कैप, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे फंड्स है फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। एक तो पीपीएफएस है, अगर ऐड करना चाहे तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, ये दोनों में से एक कैटेगरी चुन सकते हैं फॉर अ 10 ईयर पोर्टफोलियो। उनका बैलेंस भी बना रहेगा एंड उनका फंड सिलेक्शन तो अच्छा है ही। शिवम का सवाल लेते हैं अगला, बेंगलुरु से भेजा है इन्होंने। 30 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी है 26,000 रुपये महीने की, 20 ईयर्स का इनका होराइजन है, 10% स्टेप अप भी ये करेंगे यहाँ से। कितना कॉर्पस होगा मानकर चले, अगर अभी इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो उस हिसाब से सलाह दीजिए 20 ईयर्स के हिसाब से। फंड्स के नेम बताऊँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में, 5,000 है बंधन स्मॉल कैप में, सिमिलर अमाउंट एसबीआई कॉन्ट्रा में और कोटक मल्टी कैप में, 1000 है ये एचडीएफसी मिड कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए ये फंड सिलेक्शन अच्छे हैं, लेकिन जब हम स्मॉल कैप में डालते हैं तो हमें लगता है स्मॉल कैप का अगर हमारा ज्यादा मतलब प्योर स्मॉल कैप में हमने नहीं डाला तो हमारा मार्केट कैप एलोकेशन एज अ पोर्टफोलियो ठीक रहेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जब आप मल्टी कैप में डालते हैं उसका भी एक हिस्सा स्मॉल कैप में डल जाता है, जब आप फ्लेक्सी कैप में डालते हैं या कॉन्ट्रा फंड में डालते हैं उसका भी एक हिस्सा स्मॉल कैप में डालते हैं। तो टोटल आपका जो स्मॉल कैप एक्सपोजर ना 1/3 है, 33% आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। वाइल द फंड सिलेक्शन इज ओके, जरूरी है कि आप थोड़ा ये पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करने के लिए स्मॉल कैप का जो फंड है उसमें से कम करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जो बंधन स्मॉल कैप में कर रहे हैं उसमें वाइल द फंड इज वेरी गुड, आप 5,000 का कर रहे हैं, जैसे मिड कैप में आप सिर्फ 1,000 रुपए का कर रहे हैं। वो करेक्ट करने का टाइम अभी नहीं है, बाद में आप मिड कैप में बढ़ा सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप जरूर कम करना है। इससे आपका वॉलेटिलिटी भी कम होगा। अगर आप स्टेप अप करोगे और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करोगे, आपने बताया कि अब आपने ये भी लिखा है कि आप हमको बताइए कि सिप के साथ क्या क्या टिप्स है, कैसे बने रहना है इसमें। तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं आप यही ध्यान रखें कि सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप से भी आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन आएगा। और जहां तक आपका कॉर्पस है, आपने 26,000 रुपीज का सिप आज की तारीख में कर रहे हैं, और टेन्योर जो है बहुत लंबा समय का टेन्योर है 20 ईयर्स। तो वैल्यू जो सिप का प्योर आप स्टेप अप नहीं भी करोगे तो 2.57 करोड़ बन जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ 5% से स्टेप अप करोगे तो 3.31 बन जाएगा, और 10% से करोगे तो 4.84 करोड़ बन जाएगा। काफी बड़ा रकम इकट्ठा करने का एक मौका है, क्योंकि आपके पास समय है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए और स्टेप अप करते रहिए। जितना हो सके 10% हो सके तो हो सके 10% कीजिए। अच्छा प्रतिभा जी, एक चीज़ और बताइए, जब यूजुअली हम इन पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं और जहाँ पर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू हो लाइक 20 ईयर्स 25 ईयर्स, तो आइडियली कितने समय में पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पोर्टफोलियो जो फंड्स आज हमने चुने हैं वो 20 साल तक अच्छा ही परफॉर्म करते रहे। फंड मैनेजर्स चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, तो आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है? कितने समय में अपने पोर्टफोलियो, जैसे आज इन्होंने रिव्यू लिया अपने पोर्टफोलियो पर, तो और कितने समय बाद सेकेंड रिव्यू ये ले? और दूसरी बात, जब कभी भी हम स्विच करने की सलाह या फंड डिप्लॉय करने की सलाह देते हैं, तो अगर एक फंड से हम एग्जिट कर रहे हैं, दूसरे फंड में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे एग्जिट कर रहे हैं, किस तरीके के चार्जेस रहते हैं, क्या सिनेरियो रहता है?
व्हाट एन एक्सीलेंट क्वेश्चन दीपाली जी। दिस इज, लोग जब बताते हैं ये हमारा 10 साल का पोर्टफोलियो या 20 साल का हो या 5 साल का हो, मेरा मानना है कि हर साल आपको तय करना है एक टाइम, जो आपका न्यू ईयर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई एक्शन लेना है, आपका सिचुएशन चेंज हो चुका होगा, आप अभी रिस्क ले सकते हो ज्यादा या कम ले सकते हो, इसके हिसाब से आपको रीबैलेंस करना जरूरी होता है। आप स्टेप अप भी कर रहे हो तो तभी भी आपको चेक करना है कि आपका आज के तारीख में क्या सिचुएशन है, कहाँ पे आपको स्टेप अप करने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार डाल दिया और उसके बारे में भूल गए, 10 साल बाद वापस आप चेक करो, क्योंकि हर फंड का साइकिल होता है। कोई क्वार्टाइल वन मतलब बेस्ट परफॉर्मर फंड्स भी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कभी कभी क्वार्टाइल थ्री और क्वार्टाइल वन फंड्स खरीदे। आपको ये चेक करना है कि अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको रीजंस चेक करना पड़ेगा कि आप किस कारण ये फंड्स नहीं कर रहे हैं। मार्केट ही अच्छा नहीं कर रहा है, कि आपके फंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फंड जो बताया था उन्होंने उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अभी बहुत सारा मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से कर रहे हैं, तो यू कैन मेक द चेंजेस, मतलब स्विच कर सकते हैं। आमतौर पे अगर आपका फंड मैनेजर जो आपने चुना है, जो बताया था वही कर रहे हैं, तो स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आपको नया फंड ऐड भी करना है तो मेरा मानना है कि एग्जिस्टिंग फंड्स को रखें वहीं पे, और न्यू फंड्स ऐड कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में। एक ही टाइम होता है कि वो परफॉर्मेंस, मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, वो कैटेगरी भी अच्छा कर रहा है, वो स्टाइल भी अच्छा कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपका फंड नहीं कर रहा है, तो आप तहकीकात करें और फिर चेंज करें। जहां तक चार्जेस की बात है, एग्जिट क्लॉज तो लगेगा 1 ईयर के अंदर, होपफुली आप 1 ईयर के अंदर चेंज नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप नहीं बेचोगे आपको टैक्स नहीं लगता। जिस टाइम पे आप बेचोगे 1.25 से ज्यादा आपको अगर कैपिटल गेन्स हुआ तो तुरंत आपको 12.5% का टैक्स भरना है। और ये ज्यादा शायद आपको लगता नहीं है, लेकिन बार बार अगर हम बेचेंगे टैक्स भरेंगे तो वो एक कंपाउंडिंग मशीन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टैक्टिकल नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करें और रिव्यू करते रहे। एज लॉन्ग एज द फंड इज टेम्पररी ब्लिप है तो उस पर बने रहना चाहिए, और अगर आप स्टॉप भी कर रहे हैं तो नया फंड ऐड कीजिए, स्विच मत कीजिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और कितने समय में रिव्यू करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी प्रतिभा जी ने समझाया। चलिए पूछ लेते हैं प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स हमारे तमाम उन व्यूअर्स के लिए जो प्रतिभा जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए आपके टॉप 4 फंड्स। ये फंड्स जो मैंने चुने हैं, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और लार्ज कैप जो आज की तारीख में सब लोग बोल रहे हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड का भी बहुत अच्छा एक रिटर्न्स है, और रिस्क भी अच्छी तरह से मैनेज होता है। और जो थोड़ा कंजर्वेटिव है और उनको हाइब्रिड कैटेगरी में जाना है, व्हाइट ओक मल्टी एसेट इज अ गुड फंड, जहां पे इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों के बीच में बैलेंसिंग बहुत अच्छा हुआ है। तो दीज आर द 4 फंड्स, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। ओके, चलिए, तो ये रहे प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स। शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।